अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सारा जो था फेमरल का फ्रैक्चर पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट एलईक्यू आया हुआ है। अब हम लोगों ने टीबियल शैफ्ट फ्रैक्चर के ऊपर आना है। ठीक है, फीमर बोन हमारी हो चुकी है। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सी बोन आती है? टीबिया बोन आती है। तो उसके फ्रैक्चर्स हम लोग देखेंगे। टीबिया के जो फ्रैक्चर्स होते हैं उसको ज़्यादातर हम बम्पर इंजरीज़ कहते हैं। और वो क्यों बम्पर इंजरीज़ कहते हैं? क्योंकि ये ज़्यादातर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर हमारे पास अक्कर होते हैं। जो बम्पर होता है कार का, वो आके हिट कर जाए तो उस बम्पर की इंजरी की वजह से टीबिया का फ्रैक्चर हो सकता है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड बम्पर इंजरीज़। द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इंजरी इज एट द जंक्शन ऑफ द प्रॉक्सिमल 2/3 और द डिस्टल 1/3। यानी ये हमारे पास ऊपर वाली साइड पे प्रॉक्सिमल 1/3, यहाँ पर हमारे पास ज़्यादातर इंजरी होती है। और हमारे पास क्या होता है? डिस्टल 1/3, यहाँ पे इस लेवल पे हमारे पास ज़्यादातर इंजरी होती है। अब इसकी क्लासिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं कि दो तरह से क्लासीफाई करते हैं। टीबिया है, ये हमारी शिन बोन होती है और अगर इसका फ्रैक्चर हो तो ज़्यादातर बिल्कुल हमारे पास ऊपर कोई मसल की इतनी लेयर नहीं होती, डायरेक्ट स्किन की लेयर होती है। तो हमारे पास चांसेस होते हैं कि ओपन फ्रैक्चर हो जाए। 25% केसेस होते हैं जो कि ओपन हो। अब क्लोज फ्रैक्चर और ओपन फ्रैक्चर को दोनों हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर इज ट्रीटेड बाय नॉन ऑपरेटिव प्रोसीजर। यानी एक तो क्लोज भी है और ऊपर से अनडिस्प्लेस्ड भी है। यानी बीच में सिर्फ आपको बार बार मैं बताती हूँ कि सिर्फ एक लाइन आई है, डिसकंटिन्यूटी आई है, डिसप्लेसमेंट नहीं आई। तो क्या करेंगे कि हम लोग लॉन्ग बोन को पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस या कास्टिंग करके उसको फिक्सेट कर देंगे और उसको नेचुरली हील होने देंगे। लेकिन अगर ये प्रोसीजर हमारे पास फेल हो जाता है, ये कौन सा प्रोसीजर है जिसमें हम लोगों ने ऑपरेशन नहीं किया? नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट यानी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। तो क्या ज़रूरत पड़ती है हम लोग को कि हम लोग फिक्सेट करें किसके साथ? प्लेट्स या नेल के साथ। और आईएम रोड्स यहाँ पे मैंने अलहदा से लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे बहुत शॉर्ट दिया हुआ है। हम लोग आईएम रोड यानी इंट्रामेडलरी रॉड्स भी डालते हैं क्योंकि हमारे पास प्लेट्स और नेल्स जो होते हैं वो हमारे पास क्लोज फ्रैक्चर में तो यूज़ होते हैं, लेकिन बाद में जो ज़्यादा हमारे पास मेथड ऑफ चॉइस होती है वो इंट्रामेडलरी नेलिंग की होती है। अब हम लोग ओपन फ्रैक्चर देख लेते हैं। 100% में से 25% केसेस ऐसे होते हैं जो कि टीबिया के ओपन फ्रैक्चर्स बन जाते हैं। मोस्ट पार्ट ऑफ द टीबिया इज लाइंग सबकुटेनियसली। सबकुटेनियस का क्या मतलब है? सब का मतलब है नीचे, कुटेनियस मतलब स्किन, बिल्कुल स्किन के नीचे ज़्यादातर पार्ट टीबिया का हमारे पास लाई कर रहा होता है। स्किन क्लोजर इज़ डिफिकल्ट एंड प्लास्टिक सर्जरी इंटरवेंशन इज़ रिक्वायर्ड। तो जाहिर है जब ओपन होगा तो कितनी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाएगी कि ऊपर ना कोई स्किन है, ना कोई इस तरह का मसल है जिसको फ्लैप की ज़रूरत पड़े और हम लोग उसको क्लोज कर लें। तो ज़रा थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है इस तरह के फ्रैक्चर को क्लोज करते हुए। और प्लास्टिक सर्जरी की इंटरवेंशन की हमें ज़रूरत पड़ जाती है टू कवर द एक्सपोज बोन बाय फ्लैप्स। यानी फ्लैप्स यूज़ करते हैं प्लास्टिक सर्जन्स ताकि वो जो जगह है वो बिल्कुल कवर हो जाए। अब हमारे पास जो टीबिया के फ्रैक्चर्स हैं उसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है? हमारे पास 1, 2, 3, ग्रेड 1 की फ्रैक्चर, ग्रेड 2 का, ग्रेड 3 का। सिंपली याद रखना है जिसके अंदर ओपनिंग हो 1 सेंटीमीटर से लेस उसको कहते हैं ग्रेड 1। ग्रेड 2 में कितनी होती है? 1 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर के दरमियान में हो तो उसको कहते हैं ग्रेड 2 इंजरी। ठीक है, ये क्या होता है? बट माइल्ड क्रशिंग इंजरी और लो एनर्जी ट्रॉमा, ये हमारे पास ज़्यादा इसके अंदर आता है। ठीक है, माइल्ड क्रशिंग, थोड़ा सा क्रश होता है। और 3 तो क्या होता है? जाहिर है जब ग्रेड ही बढ़ गया तो हमारे पास सिवियरिटी भी बढ़ जाएगी। इसके अंदर क्या है? 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा जो है वो जगह ओपन हो गई है, स्किन ओपन हो गई है और स्वेयर क्रश इंजरी है। इसमें माइल्ड क्रश इंजरी थी, इसमें हमारे पास स्वेयर क्रश इंजरी आएगी है। आगे ग्रेड 3 भी हमारे पास फर्दर डिवाइड हुआ हुआ है ABC, यानी 3A, 3B, 3C। ए में क्या होता है कि एक्सटेंसिव लेसरेशन। ग्रेड 3 तो ऑलरेडी ही स्वेयर है, तो इसकी स्वेयर के अंदर फर्स्ट लेवल स्वेरिटी का क्या होता है कि आपके पास बहुत लंबी लेसरेशन का मतलब होता है चीर, बहुत लंबा चीर आया हुआ है बट विद एडिक्वेट बोन कवरेज। लेकिन क्या है कि हमारे पास जो बोन कवरेज है वो एडिक्वेट है, उसके अंदर इतनी कोई कमी नहीं आई। बोन 3B के अंदर क्या होता है? टिश्यू लॉस्ट विद पेरियोस्ट्रियल स्ट्रिपिंग। अब हमारे पास क्या होता है? यहाँ पे बोन की कवरेज है लेकिन यहाँ पे क्या है कि पेरियोस्ट्रियल स्ट्रिपिंग, यानी एक तो बहुत बड़ा सारा कट आया हुआ है, दूसरा जो बोन की आउटर लेयर होती है जिसको हम पेरियोस्ट्रियम कहते हैं वो भी उखड़ी हुई है, यानी स्ट्रिपिंग हुई हुई है उसकी। एंड बोन एक्सपोजर, और बोन बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। मैसिव कंटेमिनेशन, यानी हमें बहुत ज़्यादा वो कंटेमिनेटेड नज़र आ रही है जगह, बिल्कुल भी मतलब कि वो साफ़ सुथरी नहीं है। ज़ाहिर है काफ़ी कंटेमिनेशन है। रिक्वायर्ड फ्लैप कवरेज, इसके लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी? हमें एक फ्लैप कवरेज की ज़रूरत पड़ेगी।
3C के अंदर क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा स्वेयर होती है, इसके अंदर वेस्कुलर इंजरी आ जाती है, यानी एक तो एक्सटेंसिव लेसरेशन होगी, दूसरी पेरियोस्ट्रियल स्ट्रिपिंग होगी, कंटेमिनेशन होगा, साथ ही साथ क्या होगा, वेस्कुलर इंजरी भी आएगी। तो वेस्कुलर इंजरी के लिए या तो रिक्वायर करते हैं हम उसको रिपेयर कर लें, ठीक है, या फिर अगर वेस्कुलर इंजरी हो तो साइड पे मैंने लिखा हुआ है एम्पुटेशन, यानी टांग काटनी पड़ती है। और ये डिपेंड करता है कि आपको सीवियरिटी कितनी ज़्यादा है और जो आपका इप्सिलेटरल फुट है, यानी जिस फुट पे इंजरी आई हुई है वो हमारे पास क्रश तो नहीं हो गया, बिल्कुल इस काबिल ना हो कि भी वो ठीक ही ना हो सके, तो जाहिर है फिर उस जगह को एम्पुटेट करना पड़ेगा। अब इसके ट्रीटमेंट में क्या है, नंबर 1 ट्रीटमेंट, फॉलो ATLS गाइडलाइन, एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट गाइडलाइन को हमने फॉलो करना है, जिसके अंदर सबसे पहले हम पेशेंट की जनरल कंडीशन को स्टेबलाइज करते हैं, पेशेंट को इस काबिल करते हैं कि वो हमारे पास सर्जरी के लिए बिल्कुल स्टेबल हो जाए, ठीक है ना, उसकी कंडीशन स्टेबल हो जाए। नंबर 2 पे है डिब्राइड द वुंड। अब डिब्राइड द वुंड का क्या मतलब है कि जो वुंड है उसको साफ़ सुथरा करना, उसको उसके ऊपर जो गंद लगा हुआ है उसको साफ़ करना, इसको कहते हैं डिब्राइड द वुंड। ये हम लोगों ने कब करना होता है, 6 घंटे के अंदर अंदर करना होता है। और किससे आपने इरिगेट करना, डिब्राइड और इरिगेशन दोनों वर्ड साथ साथ आते हैं, और इस पे मैं आपको बताऊं पूरा लॉन्ग आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है डिब्राइडमेंट और इरिगेशन के ऊपर, वो मैं आपको डिटेल में अगली वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगी कि किस तरह हम लोगों ने डिब्राइडमेंट के अंदर क्या यूज़ होता है, इरिगेशन में क्या यूज़ होता है। आप पहले इसमें देख लेते हैं कि डिब्राइडमेंट किस तरह करते हैं। 6 घंटे के अंदर अंदर हम लोगों ने उस जगह को डिब्राइड करना होता है, सारा डेड टिश्यू रिमूव करना होता है, नॉर्मल सलाइन से इरीगेट करना होता है, यानी वॉश आउट करना होता है, और हम लोगों ने लो प्रेशर इरीगेशन इस्तेमाल करनी होती है, यानी ये हमारे पास मशीन्स होती हैं, गन की तरह यूज़ होती हैं, वहाँ से प्रेशर से जो है वो नॉर्मल सलाइन निकल रहा होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं लो प्रेशर भी होता है, हाई प्रेशर भी होता है, डिफरेंट तरह के प्रेशर्स होते हैं। तो इधर आपने याद रखना है कि 6 आवर्स के अंदर अंदर ये गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, नॉर्मल सलाइन से आप इसको इरीगेट कर दें, डिब्राइड कर दें वुंड को। एनल जैसे जाहिर है पेन में है बंदा, तो आप उसको स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स देंगे ताकि उसकी जो पेन है वो कम हो जाए, उसकी इंटेंसिटी। फिर एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 घंटे के अंदर अंदर आपने एंटीबायोटिक स्टार्ट करवानी होती है। क्या देते हैं आप लोग, फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन को हम ज़्यादातर रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये कवर करती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को। और जो साइट ऑफ इंजरी होती है वहाँ कौन से एंटीबायोटिक लगाते हैं, जेंटामाइसिन लगाते हैं, ठीक है, जेंटामाइसिन को हम लोग एट द साइट ऑफ इंजरी लगाते हैं। तो ये एंटीबायोटिक जो है वो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एट द साइट और सिस्टेमिक इन्फेक्शन को कम कर देती है। टेटनस प्रोफाइलेक्सिस हम लोगों ने फ़ौरन लगा देनी है, यानी टेटनस के बचने के लिए। टेटनस का ज़ाहिर है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो तो सबसे पहले हम टेटनस का इंजेक्शन ही लगाते हैं, तो उसको हम लोगों ने लगा देना है। और फिर जब स्टेबलाइजेशन और फिक्सेशन की बात आएगी तो आपने क्या यूज़ करना है, ओपन फ्रैक्चर ऑफ टीबिया में एक्सटर्नल फिक्सेशन ऑफ द बोन को एक्सटर्नली फिक्सेट करना है। लेकिन जब एक्सटर्नल फिक्सेशन होता है, आपको मैंने बार बार बताया, इसके साथ कॉम्प्लिकेशन क्या आती है कि ये इन्फेक्टेड हो जाता है, जब पिन साइट होती है वो इन्फेक्टेड हो जाती है। तो हम कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द इन एक्सटर्नल फिक्सेशन से दोबारा IM रॉड की तरफ आ जाए, क्योंकि वो बेटर होती है। तो एक्सटर्नल फिक्सेशन कब तक यूज़ करते हैं, लेस देन 4 वीक। 4 वीक के बाद कुछ जब बोन की हालत बेहतर हो जाती है, हीलिंग स्टार्ट हो जाती है, तो एक्सटर्नल फिक्सेटर्स को रिमूव करके IM रॉड्स लगा देते हैं। अब हमारे पास आ जाती है कॉम्प्लिकेशन में क्या आएगी, कंपार्टमेंट सिंड्रोम, यानी आपका एक क्रश्ड इंजरी हुई है। ज़ाहिर है ये जो ग्रेड 3 का था, यहाँ लिखा भी हुआ है कि स्वेयर क्रश इंजरी है। तो क्रश इंजरी में सबसे पहले किसका रिस्क आता है, ऑब्वियसली कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट्स का जो लेग के कंपार्टमेंट्स हैं उनका इतना ज़्यादा प्रेशर राइज कर जाता है कि वहाँ पे इस्कीमिया होने का ख़तरा होता है। इस्कीमिया हो तो आपको पता है सीधी बात जो है वो नेक्रोसिस की तरफ जाती है, और नेक्रोसिस लेके जाता है एम्पुटेशन, यानी टांग काटनी पड़ती है। वेस्कुलर इंजरी, इसकी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, डिलेड यूनियन, नॉन यूनियन, यूनियन। ये तो फ्रैक्चर की आपने वैसे भी याद रखनी है कि या तो बहुत देर से जुड़ता है, या तो जुड़ता ही नहीं है, या तो गलत जुड़ जाता है, ठीक है। फुट ड्रॉप हमारे पास क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास कॉमन पेरोनियल नर्व या टीबियल नर्व जो होती है उसकी इंजरी हो जाती है, इस वजह से फुट ड्रॉप हमारे पास कर जाता है। इसके अलावा क्या हमारे पास हो रहा होता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस। ये भी आपने याद रखना है कि बोन का जो इन्फेक्शन होता है वो हमारे पास स्प्रेड कर जाता है, उसको हम कहते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस। ये इसकी कॉम्प्लिकेशन में आता है। तो ये हमारे पास थी टीबियल शैफ्ट फ्रैक्चर की सारी डिटेल। इसको बम्पर इंजरी कहते हैं। 2 इसकी क्लासिफिकेशन होती है। ये फर्दर ओपन फ्रैक्चर की फर्दर क्लासिफिकेशन ग्रेड 1 2 3 है। ग्रेड 3 की फर्दर है ABC, और फिर इसका ट्रीटमेंट आपने लिख देना है बहुत डिटेल से, और उसके बाद आपने इसकी कॉम्प्लिकेशंस लिख देनी है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ्रैक्चर पेल्विस, यानी पेल्विस का फ्रैक्चर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, कमेंट करें, और कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।